नमस्कार यार, बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और जिस घड़ी का था इंतजार वो घड़ी आ गई। आज है फैसले का दिन। क्या फैसला लेते हैं ट्रंप और उसका असर भारतीय बाजारों पर और दुनिया भर के बाजारों पर किस तरीके का से देखने को मिलेगा, इस पर निगाहें सबकी लगी हुई हैं। आज वो महत्वपूर्ण दिन है, आज शाम को फैसला हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में उतार चढ़ाव काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। कल का सेशन जो है हमने देखा काफी दबाव बाजार के अंदर आता हुआ दिखाई दिया और एफआईज की तरफ से बड़ी बिकवाली देखने को मिली। और नए वित्त वर्ष के पहले दिन इस तरह की बिकवाली के मायने हैं क्या, ये समझने की कोशिश करेंगे। पहले जरा नंबर्स लेकर के आ जाइए कि आखिर में क्या नंबर्स देखने को मिले। तो बड़ी बिकवाली रही है 1 अप्रैल को 5,900 करीब करीब 6,000 करोड़ की बिकवाली यहाँ पर एफआईज की तरफ से आती हुई दिखाई दी। 4,322 करोड़ की खरीदारी हालांकि डीआईएस की तरफ से की गई, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कल एक अच्छी खासी गिरावट जो है वो बाजार में आती हुई दिखाई दी। आज चीजें काफी बदली हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय संकेत काफी हद तक पॉजिटिव थे, उसका असर जो है देखने को मिला। और जो है हम देख रहे थे कि देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है कि चाहे वो नैस्डैक हो, एसएनपी हो, यूरोप से काफी अच्छे संकेत थे, आधे % के आसपास की मजबूती। बाकी एशियाई बाजार भी मजबूती दिखा रहे थे, उसकी वजह से बाजार पॉजिटिव खुले। 23,191 पे निफ्टी खुलने के बाद 23,293 का हाई लगाया। हालांकि अभी भी उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिल रहा है। 23,229 का लेवल इस समय देखने को मिल रहा है। तो ये स्थिति बनी हुई है। तो अभी देखना ये होगा कि क्या इसी दायरे में बाजार रहेगा, क्या दूसरे हिस्से में बाजार में गिरावट गहराएगी ट्रंप के फैसले को लेकर के जो अनिश्चितता का माहौल है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज जो है वो बेयर के पक्ष में है। कल की बड़ी गिरावट के बावजूद एडवांस डिक्लाइन रेशियो वो बुल के पक्ष में था, क्योंकि हम देख रहे थे मिड कैप और स्मॉल कैप में जो है वो खरीदारी देखने को मिल रही थी। तो आज जो है सकारात्मक रुझान अभी नहीं देखने को मिल रहा है। देखते हैं दोपहर के बाद क्या स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। चलिए इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ आज के विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। प्रदीप हल्दर साहब। प्रदीप सर, सॉरी आपको थोड़ा वेट करना पड़ा। पहली टिप्पणी बाजार पर, बड़ा दिन आज और नजरें सबकी लगी हुई हैं। ट्रंप साहब क्या फैसला लेंगे आज रात में, यहाँ से बाजार कैसे किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है, और कल जो सेलिंग रही एफआईज की तरफ से बड़ी, उस पर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट वीक जब हमने डिस्कशन किया था, आपको याद है 23,700 800 के अराउंड ट्रेडिंग हो रहा था। तभी मैंने कमेंट किया था कि सर अब बाय नहीं करना। आपने मुझे बोला था सर कौन से स्टॉक पे बाय करना है बताइए। मैंने बोला जो स्टॉक पे मैंने रिकमेंड किया है 2-3 हफ्ता पहले, वही सेम स्टॉक में एवरेज करना है या तो फ्रेश बाय करना है, वट एवर, लेकिन आज नहीं, और थोड़ा वेट करना है। क्योंकि मुझे दिख रहा था कि सर कि 28,000 27,000 पे मार्केट सस्टेन नहीं करेंगे। देखिए, इच्छा तो होता है यही कि मार्केट ऊपर जाए, लेकिन मार्केट का एक अलग जो है हमेशा इंटरप्रिटेशन रहता है। अभी 23,230 के अराउंड निफ्टी ट्रेडिंग हो रहा है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मार्केट ना नेक्स्ट एक टाइम करेक्शन जरूरी है मार्केट में। अगर जब तक टाइम करेक्शन नहीं होगा ना, शॉर्ट टर्म में इतना नीचे आया था उसके बाद इतना स्पीड से भागना, ये सही नहीं है। ये हेल्दी करेक्शंस हम इसको नहीं बोल सकते। सो कहीं ना ये चीज हमें याद रखना पड़ेगा कि मार्केट है, मार्केट जितना ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा। अब मार्केट नीचे तो आया है, जैसे कि मैं अभी सुनील जी को सुन रहा था तो अच्छा लगा मुझे। सो उनका एक वर्ड जो है, बेसिकली उन्होंने बोला था कि मार्केट इतना अभी यहाँ से नीचे नहीं जाएगा ज्यादा, उतना टेंशन पैनिक सिचुएशन वाला भी कुछ नहीं है। बात एकदम सही है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन अभी एक टाइम करेक्शन चाहिए, जो टाइम करेक्शन अभी नहीं हुआ है। टाइम करेक्शन में एक फ्रस्ट्रेशन जोन, एक डिप्रेशन जोन, वो डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन मार्केट पे अभी हुआ नहीं है कि मार्केट 200 300 400 पॉइंट के अंदर ही रेंज बाउंड ट्रेड करे, ऐसा हुआ नहीं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम करेक्शन चाहिए। जो 23,000 अभी 240 टेक्निकल लेवल पे ट्रेडिंग हो रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिर से एक बार 23,000 का लेवल ब्रेक भी होगा। 22,800 22,700 वहां पर भी मार्केट आना चाहिए। और अक्रॉस द बोर्ड एक सेलिंग भी प्रेशर अभी जो कल का दिन पे हमने देखा है वो फिर से एक बार कंटिन्यू होगा। लेकिन आज अभी 80 पॉइंट ऊपर है, क्योंकि मैं जो भी व्यू देता हूँ इन्वेस्टमेंट्स पर्पज से देता हूँ। तो एटलीस्ट एक बार वेट करना चाहिए और उसके बाद फिर से जब थोड़ा पैनिक मिले उस टाइम पे निवेश करना चाहिए, अभी कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक सर, अभी कुछ नहीं करना चाहिए। और जरा फटाफट, काफी देर से हम लोग बातचीत करें, इतने लोगों की टिप्पणियां, इतने लोगों के सवाल आ चुके हैं,
कुछ एक चीजों को शामिल करते हैं, फिर आज जो है देखते हैं आज कौन कौन सी थीम को पकड़ना है। सोनी कुमारी जी बहुत देर से जानना चाह रही हैं बीएल को लेकर के, 140 पे लेकर के बैठी हुई हैं। 140 पे आपने लिया, फिर आपको टेंशन क्या है मैम? हाँ, आज बड़ी गिरावट है बीएल के अंदर हम देख रहे हैं, और 5% से ज्यादा टूटा हुआ है। 276 का भाव है, लेकिन निश्चित रूप से इनको ये डर लग रहा होगा कि इतनी तेजी से जो नीचे आया है, जब प्रॉफिट कम होता है थोड़ा सा घबराता है इंसान। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? अभी 276-77 पे है, और बीएल 140 पे लेकर के बैठी हुई है मैम। देखिए बीएल बहुत ही अच्छा काउंटर है, अभी 277 के अराउंड ट्रेडिंग हो रहा है। वही है लास्ट वीक भी मैंने जो बोला था कि ऊपर में नहीं लेना, नीचे में लेना है। अक्रॉस द डिफेंस सेक्टर में अभी एक सेलिंग आ रहा है, कोई स्टॉक में 5%, 7%, 2%, तो वेट करना चाहिए उनको। हो सकता है कि और ज्यादा पैनिक उनको मिलेंगे, यहाँ पे 260, 250 तक भी मिल सकता है एक डाउन लेवल। लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं करना, वेट करना है। उनका बाइंग लेवल बहुत ही अच्छा है, तो उनको होल्ड करना है। ठीक है सर, लेकिन इन जनरल जो कि डिफेंस पे काफी लोग अपॉर्चुनिटी भी तलाशते हैं, क्या फ्रेश एंट्री के लिए कोई यहाँ पर सलाह रहेगी? यहाँ पे खबर है, वो अपने दर्शकों को हम बता दें कि आज जो बड़ी गिरावट आई वो उसके पीछे कारण क्या है। असल में कंपनी ने जो ऑर्डर इनफ्लो की गाइडेंस दी थी FY25 के लिए, वो थोड़ी सी मिस हुई है। हालांकि कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है, वो कंपनी की तरफ से जो एंटिसिपेशन किया गया था उससे बेहतर रही है। हालांकि ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से जो रिपोर्ट्स आई है वो पॉजिटिव है, जो है कंपनी की जो पोजीशन है उसको लेकर के। आज थोड़ा सा पैनिक देखने को मिल रहा है सर, दबाव थोड़ा सा है शेयर में। क्या ये 5-6% की गिरावट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है बीएल में? नहीं सर, यही सर प्रॉब्लम है कि हम ईच एंड एवरी 4 से 5% करेक्शन में हम बाइंग करने के लिए अगर सोचेंगे तो कभी एक्चुअल में रिटर्न ही नहीं जनरेट कर पाएंगे। देखिए बीएल में अभी 276 चल रहा है, मुझे लगता है कि 250, 255 आएगा तब जाके एक बाइंग लेवल बनेगा। और अगर बाइंग करना है, हेल भी बहुत अच्छा है, जो लास्ट टाइम भी हमने रिकमेंड किया था आप ही के शो में, 3,400, 3,500 के अराउंड से अभी देखते देखते 4,200, 4,300 तक भी आ गया था रिसेंटली। सो अभी 4,180 के अराउंड ट्रेडिंग हो रहा है। मैं फिर से बाय करूंगा, लेकिन इस जोन पे नहीं। 3,600, 3,700 के लेवल पे आएगा, फिर से मैं एवरेज करूंगा या फ्रेश बाय करूंगा। लेकिन आज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है नेक्स्ट 10-15 दिन, 20 दिन मार्केट कभी ना कभी पैनिक में रहेंगे। अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे सेबी का मोटिव यही है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, और हमारा मोटिव भी यही है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और सही वैल्यूएशन के साथ जो शॉर्ट टर्म में एक आप मोमेंटम आया था, वही आप मोमेंट पे हमें एंट्री नहीं लेना है। ठीक है सर, अभी एंट्री लेने की सलाह नहीं है, लेकिन एक जगह एंट्री लेने के लिए सवाल जो है लवी पुनिया जी बहुत देर से पूछ रहे हैं, वो है वोल्टास और ब्लू स्टार। क्या चूंकि गर्मी के माहौल को देखते हुए ये एंट्री लेना चाह रहे हैं, क्या एंट्री लेने का सही वक्त है वोल्टास में? वोल्टास हालांकि काफी अच्छी रैली यहाँ पर आ चुकी है। अभी अगर हम देखें जो भाव देखने को मिल रहा है 1300 के आसपास है। का, कल काफी अच्छा करेक्शन देखने को मिला था सर वोल्टास के अंदर, और काफी शॉर्ट्स भी क्रिएट हुए। अभी क्या इस गिरावट में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे वोल्टास? एक वीकली लेवल पे ब्रेकआउट के बाद वोल्टास में एक कंसोलिडेशन पैटर्न अभी बन रहा है। और सेकंड थिंग, अभी एक डाउनफॉल दिखा रहा है चार्ट में, और फ्रेश ब्रेकडाउन है। सो एज पर द ब्रेकडाउन कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक बार 1280 से लेके 1270 एक बार रीटेस्ट हो सकता है। तो उस जोन पे जब जाएगा आप वोल्टास को बाय कीजिए। लेकिन फिलहाल लग रहा है यहाँ से भी 30 से 40 रुपीस नीचे आ सकता है, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट भी ठीक नहीं है। लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम में वोल्टास नो डाउट इसे बहुत बढ़िया कंपनी है। और देखिए ब्लू स्टार एक बेसिकली पैराबोलिक साइकिलिंग स्टॉक है, और एक अच्छा रिटर्न भी जनरेट करके दिया है लास्ट 2 से 3 सालों में। तो मुझे लगता है कि ब्लू स्टार का जो ऑल टाइम हाई है 2350 के अराउंड, सो वहां तक जाने का हाई पोटेंशियल है। और अभी जो कर रहा है कंसोलिडेशन कर रहा है, नेक्स्ट हो सकता है कि 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, कभी भी एक ब्रेकआउट आएगा और जबरदस्त ऊपर आ जाएगा। तो अभी 2115 चल रहा है, मुझे लगता है कि पहला टारगेट होना चाहिए 2340। और अगर 2340 के ऊपर सस्टेन करता है, उसके बाद आप 2500 से लेकर 2600 तक भी देखेंगे इस काउंटर को। तो दोनों काउंटर ही फंडामेंटली पॉजिटिव है। ओनली फॉर वोल्टास थोड़ा वेट कर जाइए, 30-40 रुपीज करेक्शन मिलेंगे तो बाय करना है। 30-40 रुपीज करेक्शन मिलेंगे तो फिर बाय करना है। सर एक खबर कल आपने देखी होगी, और लगातार आज गूगल ट्रेंड में कल भी था, आज भी है, और वो है वोडाफोन आइडिया। और कल क्या शानदार मूव रहा, 22-23% का, और आज थोड़ी सी सुस्ती दिखा रहा है, 1% के आसपास नीचे है।
दो तरह के बहुत एक्सट्रीम व्यू हैं। एक तो ये कि कुछ भी हो जाए, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। दूसरा एक व्यू निकल के आ रहा है, वो ये कि ठीक है 7-8 रुपए में और लूज करने के लिए है क्या, और अगर गवर्नमेंट पीछे खड़ी है तो एक रिस्क लेने में जाता क्या है। इन दोनों एक्सट्रीम व्यू में आप कहाँ पर खड़े हैं, और अभी वोडाफोन आइडिया पे क्या करना चाहिए 8 रुपए के आसपास? देखिए सर, वोडाफोन आइडिया के ऊपर अप्रोक्स 2.1 ट्रिलियन डेट था। तो अभी ये जो न्यूज आया है इसके बाद 36,950 जी। करोड़ रिकवरी होने वाला है, लेकिन आप कैलकुलेशन करके देंगे फिर भी 1.73 ट्रिलियन का डेट पेंडिंग रहेगा। तो सबसे यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा कि इसका भी तो एक इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट भी तो आपको क्वार्टरली देना पड़ेगा। सो उसके बाद भी आपको अभी जो 1,73,050 करोड़ के आसपास जो आपके पास अभी भी डेट रहेगा, तो इसका रिकवरी तब हो पाएगा जब आपका मार्केट शेयर इंक्रीज होगा, जब आपको सेल्स आएंगे। अब सबसे बड़ा कंपटीटर है भारतीय एयरटेल जियो। आज के डेट में देखेंगे सबके पास एयरटेल है, अदरवाइज उनके पास जियो है। तो वोडाफोन का आइडिया का जो मार्केट शेयर खराब हुआ है, इसको रिकवरी तो रातों रात ओवर द नाइट नहीं हो सकता। तो इसीलिए टाइम चाहिए। अब मेरा मानना है ये, देखिए सिंपल, मैं जो भी इंटरप्रिटेशन देता हूं उसके बाद मैं टेक्निकल पे जाता हूं, क्योंकि प्राइस बात करता है। तो प्राइस अभी जो 100 मूविंग एवरेज है 11.50 के आसपास है, तो 11.5 का बाद ही एटलीस्ट कुछ इसमें हो सकता है, उससे नीचे नहीं। अब जब गवर्नमेंट के पास चला जाएगा उसके बाद देखिए कि गवर्नमेंट के पास 48.99% और अप्रोक्स 49% स्टेक होगा। अब गवर्नमेंट चाहे तो स्टेक पूरा ले सकता था, कंट्रोल ले सकता था, लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि कोई भी ऑपरेशंस काम जो कि डे टू डे वाला काम है वो काम गवर्नमेंट करे, वो प्रोमोटर को ही करने दीजिए। प्रोमोटर का वो प्रॉब्लम है, प्रोमोटर सॉल्व कीजिए। लेकिन गवर्नमेंट सपोर्टिव है, गवर्नमेंट बार बार दिखा रहा है कि हम लोग सपोर्ट करने के लिए रेडी है, लेकिन इतना डेट है, इतना लोन है, वो कब तक रिकवरी हो पाएगा, मुझे बहुत ही क्वेश्चन लगता है। देखिए मैं तो ऐसे क्वेश्चन कर लेता हूं, क्योंकि आपने देखा होगा सर, इंडसइंड बैंक में भी मैंने क्वेश्चन किया था, उसके बाद इंडसइंड बैंक अभी तक चला ही नहीं। तो वो न्यूज में आके इन्फ्लुएंस होके कुछ बात करना और एक्चुअल में इसका इंटरप्रिटेशन क्या हो रहा है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन माय पर्सपेक्टिव, जिनके पास वोडाफोन आइडिया है, आप देखिए आपको खोने का और कुछ नहीं है। मैं न्यूज पे नहीं जाता हूँ, 17-18 टका पे बहुत सारे लोगों ने भर भर के बाई करके रखा है। तो आप देखिए, मुझे लगता है यहाँ पे टाइम चाहिए। आप होल्ड कर सकते हो, एग्जिट करना भी आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है कि इसको सही करे। अब गवर्नमेंट देखिए बेसिकली पीएसयू स्टॉक ही हो जा रहा है ना। अब ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में जब पीएसयू स्टॉक भागेंगे उसके साथ वोडाफोन आइडिया भी भाग जाए। सो बेटर रहेगा जिनके पास है उनको होल्ड कीजिए आप वोडाफोन आइडिया को, और फ्रेश एंट्री यहाँ पे नहीं लेना है, क्योंकि ऐसा हमने बहुत बार देखा है येस बैंक के साथ भी। अब देखिए जब और मार्केट एक्विजिशन करने लगेगा वोडाफोन आइडिया, तो उनको शेयर रेज करना पड़ेगा, तो उनका जो ऑथोराइज कैपिटल है ना फंडामेंटल पे, वो इंक्रीज करना पड़ेगा। अब आपने इतना फंडामेंटल पे अपना मार्केट शेयर इंक्रीज कर दिया, उसके बाद स्टॉक भागता नहीं है लाइक येस बैंक। लेकिन ये दोनों अलग अलग एग्जांपल है, लेकिन सिचुएशन इज लाइक सेम ही है। सो मेरा अभी यही है सर, 1,73,000 करोड़ के आसपास जो अभी डेट है आपके पास, तो वो कहां से देंगे, और उसके ऊपर जो क्वार्टरली इंटरेस्ट लगने वाला है वो कहां से देंगे। तो कहीं ना कहीं फिनेंशियल प्रॉब्लम में रहेंगे। तो इसीलिए मैं अभी इग्नोर करना चाहूंगा, और जिनके पास है आप होल्ड कीजिए, क्योंकि अब हताश रहने से बेटर होगा, एटलीस्ट होप पे रहिए, आई थिंक बेटर होगा। एंड कल भी देखिए जो 20% का मूव आया था, एक कुछ नथिंग, जस्ट ऐसे आपको फिर से हो सकता है कि 20%, 40%, 50% भी चल जाए, लेकिन मैं इस काउंटर पे अभी फ्रेश बाई नहीं करना चाहूंगा। अभी फ्रेश बाइंग नहीं करना चाहेंगे यहाँ पर प्रदीप हल्दर जी, और अभी 8 रुपए के आसपास चल रहा है। इस पर अगर आपको एक और व्यूज देखना हो, सुनना हो, तो कल हमने इस पे काफी डिटेल में चर्चा की थी, अलग अलग एस्पेक्ट्स को लेकर के। तो और कितना भागेगा वोडाफोन के नाम से आपको थंब मिल जाएगा, वो भी जाकर के देखिए। तो पूरा मतलब आपको 360 डिग्री व्यू मिलता रहे अलग अलग एनालिस्ट का, ये हमारी कोशिश रहती है। तो प्रदीप सर की राय जो है यहाँ पर ये है कि जिनके पास है वो होल्ड करें, फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है। कल हमारे साथ मेहमान जो थे उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप जाकर के सुन सकते हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी सर, इस पर आपका व्यू जानना चाहेंगे। हमारे एक दर्शक ने काफी देर से वो प्रश्न भेज रहे हैं अपना। 80 शेयर लेकर के बैठे हैं 526 के भाव पर, और कह रहे हैं कि इसमें टारगेट क्या हो सकता है। सुस्ती है जेएसडब्ल्यू एनर्जी के अंदर। कुछ एक खबरें भी थी जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे, उस पर भी हम नजर डालेंगे।
लेकिन अभी जो है ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 522 523 का आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में करीब 10% के आसपास की रिकवरी यहाँ पर आई है। खबर हाँ यहाँ पर ये है, कंपनी ने 10 गीगावाट कैपेसिटी का माइलस्टोन जो है वो FY25 में पार कर लिया है। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी JSW एनर्जी के लिए। हालांकि शेयर पे कोई खास रिएक्शन नहीं। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर JSW एनर्जी पे? देखिए बेसिकली लास्ट 5 साल से इनका आप सीएजीआर देखेंगे तो नियर अबाउट जो प्रॉफिट ग्रोथ रहा है वो ऑलमोस्ट 20% के अराउंड। सो 20% के अराउंड प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। हर साल डिविडेंड भी अप्रोक्स 20% देता है। तो ये तो बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे। और देखिए जब 2022 में अब एक रेसिस्टेंस बनाया था उसके बाद लगातार भाग रहा है। सो अभी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि 2025 में एक फिर से रिट्रेसमेंट जोन पे है और फिर से बाउंस बैक आ रहा है, लेकिन जो बॉटम है वो आइडेंटिफाइड नहीं हुआ है। सो 430 460 से जो एक बाउंस बैक करके अभी ऊपर आया था, अभी नीचे आ रहा है कि फिर 520। तो मुझे लगता है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वीकली चार्ट में खराब है कि हो सकता है कि नेक्स्ट 1-2 महीने में एक बार फिर से 490 500 का जोन आपको मिलेंगे। तो अगर आपके पास है आप होल्ड कीजिए। अगर आप फ्रेश यहाँ पे बाई करना चाहते हो तो 490 495 इज अ गुड फेयर वैल्यूएशंस। मुझे लगता है आपको होल्ड करना चाहिए। नो डाउट फंडामेंटल भी अच्छा है। मार्केट कैप 91,470 करोड़ के आसपास है और नीट प्रॉफिट भी देखेंगे कि 1920 करोड़ के आसपास है। सो ओवरऑल फंडामेंटल टेक्निकल दोनों लेवल पे सही बेट है। ठीक है, फंडामेंटल टेक्निकल दोनों पे ही सही बैठ है यहाँ पर ये राय निकल करके आती हुई। चलिए जरा कुछ एक ऐसे शेयरों को देखते हैं जो आपको की आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं इस बाजार के अंदर। उसमें हम देख रहे हैं कि शामिल है क्वेस्ट कॉर्प का शेयर। जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। आज काफी अच्छी मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्वेस्ट कॉर्प में करीब 3% के आसपास की मजबूती क्वेस्ट कॉर्प में है। अभी अगर देखें तो 674 का लेवल है। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हो रहा है, लेकिन एक महीने में 15-16% चल चुका है सर क्वेस्ट कॉर्प। जरा इसके चार्ट्स देखिए, क्या सजेस्ट कर रहे हैं आपको? क्या अभी भी अपसाइड की गुंजाइश है यहाँ पर? सर पॉसिबिलिटीज है। अभी 690 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करने लगेगा तो इमीडिएट टारगेट होना चाहिए 720। अगर 720 भी क्रॉस करके सस्टेन करता है उसके बाद फिर से आपको एक बार 800 के ऊपर भी दिखेंगे। लेकिन अभी एक 690 के ऊपर ब्रेकआउट चाहिए। आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहिए, वो है 650 के आसपास। तो जी। 650 इज योर स्टॉप लॉस एंड उसके साथ आप होल्ड कर सकते हो। उसके साथ आप होल्ड कर सकते हो, ये सलाह आपके लिए है। एक और ऐसा ये स्टॉक जो कि आज आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है इस बाजार में, वो है EIH। EIH पे अगर हम नजर डालें तो 4% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है सर। 381 का लेवल। बढ़ती गर्मियों में बहुत लोग ये कह रहे हैं कि अब छुट्टियों का सीजन शुरू हो रहा है। इससे जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं बहुत सारे जो, हालांकि EIH होटल को अगर हम देखें तो आज 2.5% के आसपास की मजबूती है। आप कैसे देख रहे हैं सर EIH लिमिटेड को? आज 4% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखिए EIH होटल मुझे अच्छा ही लगता है और नो डाउट जो होटल सेक्टर है ओवरऑल ओवरऑल इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। लास्ट 3-4 साल देखेंगे कि कहा था ये ऑलमोस्ट 100 रुपीज के भी नीचे था, तो वहां से ऑलमोस्ट 500 रुपीज तक पहुंच गया था। तो अभी मार्केट करेक्शन चल रहा है तो इसीलिए नीचे आया। 381 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। मुझे लगता है एक बेस जो बनाना था नीचे वो हो गया, तो उसको कंप्लीट करने के बाद अभी ऊपर आ रहा है। सो मुझे अच्छा लगता है। फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही अच्छा। डेट फ्री कंपनी है। नियर अबाउट प्रॉफिट ग्रोथ भी रहा है 30% के CAGR के साथ लास्ट 5 साल में। और यही है ऑलमोस्ट। अब मार्केट कैप भी देखेंगे कि 23,790 करोड़ के आसपास है। सो नो डाउट अच्छा कंपनी है। 756 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट भी है। सो जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। ठीक सर। एक आज के हमारे सेगमेंट के ऊपर जाएं उससे पहले हमारे एक दर्शक हैं अंकित चौहान जी। हमारे एक दर्शक हैं A to Z इंफॉर्मेशन जी। और भी ऐसे एक दो दर्शक हैं। सबका सवाल आज एक ही कंपनी पे आ रहा है, टीटागढ़ रेलवे सिस्टम। कह रहे हैं कि इसके बारे में बोलिए कि क्या अभी हो सकता है। मुझे नहीं पता कि आज कोई बात है जिसकी वजह से इतने सारे सवाल टीटागढ़ को लेकर के यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी जो अगर हम देखें तो टीटागढ़ का भाव जो देखने को मिल रहा है 1% के आसपास की गिरावट है। 790 791 के आसपास ट्रेड करता हुआ ठीक ठाक चल रही है सर। पिछले एक महीने में 16-17% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। जिनके पास है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? जो लोग फ्रेश एंट्री चाह रहे हैं इसमें लेने के लिए, क्या अपॉर्चुनिटी है अभी? सर एग्जैक्टली लास्ट 1 मंथ पे तो 16-17% रिटर्न आया है। लेकिन देखने का बात है ये
कि ऑल टाइम हाई से अभी ऑलमोस्ट 65% नीचे है। तो ऑल टाइम हाई से अभी भी 65% नीचे ऑलमोस्ट आया था, तो वो 65% से रिकवरी होकर अभी 57% अगर आप कैलकुलेट करके देखते हो। सो एक अच्छा स्टॉक है, ओवर वैल्यूएशन था, सेक्टर जो है बूस्टिंग होता है हमेशा ईच एंड एवरी ईयर्स। सो मुझे लगता है जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। लेकिन बात होता है क्या वैल्यूएशंस को लेके, तब जाके ना एक कंफ्यूजन आता है कि कौन से वैल्यूएशंस पे होल्ड करना चाहिए। ठीक। टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड जो अभी 792 पे चल रहा है, आज के डेट के हिसाब से वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक ठाक है। लेकिन आज से 2 महीना 4 महीना पहले आप देखेंगे उस टाइम पे ओवर वैल्यूएशन था। तो जिनका क्वेश्चन है ना सर, आप एक चीज ध्यान रखिए कि आपको हमेशा एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और वैल्यूएशंस कैसे समझना है वो आपको सीखना है। क्योंकि सर मैं आऊंगा, मैं बात करके चला जाऊंगा, आप से पड़े पड़े रहेंगे इधर। तो इसीलिए हमेशा एक वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है। अभी जो 792 चल रहा है, मुझे लगता है अगर किसी को एंट्री लेना ही है इस काउंटर में, सो आप एक बार 770 750 के जोन पे आपको मिलेंगे, आपको नेक्स्ट 15 दिन 20 दिन में मिल जाएंगे, तब जाके आप बाई कर लीजिए। और अभी का वैल्यूएशन जो 700 800 का 900 का जो जोन है, मुझे लगता है बहुत ही अट्रैक्टिव है और जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। होल्ड करना चाहिए। चलिए, तो ये बात टीटागढ़ पे आती हुई फटाफट जरा रुक करते हैं हमारे सर। हर बार जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग एक विशेष थीम पर भी बातचीत करते हैं, और आज की थीम जो है वो हमने रखी है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के अंदर हम देख रहे हैं काफी ज्यादा जो है काफी वोलेटिलिटी रही है, काफी टूटे। अब आज तो अच्छी खासी रिकवरी है यहाँ पर। एक एक करके सर हम जो है आपके पास लेकर के आएंगे। सबसे पहले हम आज की जो पहली कंपनी लेकर के आना चाह रहे हैं वो इस क्षेत्र की दिग्गज कंपनी डीएलएफ। डीएलएफ पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। अभी क्या करना चाहिए डीएलएफ में, जिनके पास है उनके लिए भी, और जो लोग रियल एस्टेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी क्या सलाह रहेगी। आज 2.25% के आसपास की मजबूती है, 674 के आसपास का लेवल। आपकी टिप्पणी। देखिए डीएलएफ का ना एक सबसे बड़ा रेसिस्टेंस है 900 का जोन, जो डीएलएफ ने क्रॉस नहीं कर पाया। और एक अभी नीचे आया है, सो नीचे अभी 675 के अराउंड ट्रेडिंग हो रहा है। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 635। सो 635 अगर कभी भी ब्रेक होता है तो उस केस में आपको नहीं रहना है। लेकिन डीएलएफ फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड बढ़िया कंपनी है। 1,60,000 करोड़ के आसपास इनका जो है मार्केट कैपिटल है, और पी भी बहुत शानदार लोअर वैल्यूएशंस पे है, और प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत अच्छा है। 4,000 करोड़ रियल एस्टेट में 4,000 करोड़ का प्रॉफिट है इनके पास। सो प्रोमोटर होल्डिंग भी 74% है। तो प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही अट्रैक्टिव है, क्योंकि आई बिलीव कि अगर प्रोमोटर के पास ही स्टॉक नहीं रहेगा खुद का, तो कैसे कंपनी बढ़िया हो सकता है। तो प्रोमोटर के पास इतना अच्छा एक होल्डिंग है, सो मुझे नंबर 1 है कंपनी। देखिए अभी मेरा जो एक डीएलएफ को लेके व्यू है वो 2 4 6 महीने का नहीं है, नेक्स्ट 3 से 4 साल का व्यू है। अगर आपका भी व्यू 3 से 4 साल का है, तब जाके आप अट्रैक्टिव वैल्यूएशन आपको मिल सकता है। मिनिमम आप पकड़ के चलिए 1,000 के ऊपर, अभी 670 चल रहा है। आप मान लीजिए पहला टारगेट तो मैं इसमें देख रहा हूँ 1,000, एंड 1,000 के ऊपर जिस दिन डीएलएफ सस्टेन करने लगेगा ना, आपको 1,500 से 1,600 मिलना बहुत ही इजी बात हो जाएगा। क्योंकि इनका जो बुक वैल्यू है, इनका जो एक वैल्यू कोर सिस्टम है इनका, आप कैश फ्लो देखेंगे बहुत ही जबरदस्त है। बुक वैल्यू देखेंगे 163 है। सो इनका ईपीएस भी देखेंगे, नो डाउट इज ए वेरी अट्रैक्टिव एंड गुड जोन। सो मुझे लगता है कि जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए एंड विद स्टॉप लॉस। और शॉर्ट टर्म पे अगर आप देखते हो कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर आपको लगता है कि नहीं बाय करना चाहिए, मैं जाना चाहता हूं डीएलएफ में, तो मुझे लगता है आप फ्रेश मार्केट जिस दिन करेक्शंस में आएंगे, आपको अगर 630 620 का वैल्यूएशन मिलता है, तो लॉन्ग टाइम के लिए आप इसमें होल्ड कर सकते हो। उसको खरीदारी भी कर सकते हैं 620 630 के आसपास। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और वह है ओबेरॉय रियल्टी क्षेत्र की एक और दिग्गज कंपनी। यहाँ पर भी काफी लोगों की पोजीशंस हैं ओबेरॉय के अंदर। अभी अगर हम देखें ओबेरॉय रियल्टी आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 1580 के आसपास का लेवल है। पिछले एक महीने में 4-5% के आसपास की रिकवरी रही है यहाँ पर। आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। दोनों तरह के निवेशकों के लिए सर आपकी राय क्या होगी। देखिए मुझे लगता है कि अच्छा रिटर्न दिया है, तो ऊपर से भी अच्छा खासा करेक्शंस हुआ है। टॉप से देखेंगे नियर अबाउट करेक्शंस हुआ था ऑलमोस्ट 36% के अराउंड। सो अभी ऑलमोस्ट 30% के अराउंड अभी भी टॉप से डाउन है। सो मुझे लगता है कि अगर आपके पास होल्डिंग है, आप होल्ड कीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 1470। सो 1470 स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कीजिए।
नो डाउट कमिंग फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा। एंड अब देखेंगे कंपनी डेट फ्री है और क्वार्टरली जो रिजल्ट भी आया है वो अच्छा आया है। और एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है इसमें, डीएलएफ से थोड़ा कम प्रॉफिट है, 2580 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। सो नंबर वन तो डीएलएफ है। तो उसके कंपेयर में अगर हम देखेंगे तो सेकंड मैं इसको अभी 100 में से 70 दूंगा और डीएलएफ को मैं 100 में 95 99 दे सकता हूँ, इतना है। तो बेसिकली सर होल्ड करना चाहिए, अच्छा कंपनी है, चार्ट में आपको फॉलो करना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1470। कल बड़ी गिरावट रही सर रियल एस्टेट के शेयरों में, बीच में भी काफी गिरावट रही थी। एक शेयर जिसको कल काफी टूटा था अच्छी खबर के बावजूद, वो था गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज पे हाल ही में कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी रही। अभी अगर हम देखें 2.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। इस शेयर ने भी अगर हम देखें तो 3-4% का रिटर्न दिया है एक महीने के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो खबर थी, कल इन्होंने करीब 2000 करोड़ के आसपास की बिक्री के नंबर्स जारी किए थे, इसमें 275 जो है फ्लैट्स जो है वो नोएडा प्रोजेक्ट में इन्होंने बेचे हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर गोदरेज प्रॉपर्टीज को लेकर के? क्या यहाँ पे क्या बेटर दिखाई दे रहा है ओबरॉय से, या फिर क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए इनका प्रॉफिट भी थोड़ा कम है और ओवरऑल से, और ज्यादा नीचे भी आया है और वॉलेटाइल भी रहता है क्योंकि बीटा हाई है बहुत, ऑलमोस्ट 43% नीचे आया है टॉप से। अभी अच्छा वैल्यूएशंस में मिल रहा है क्योंकि अभी एक बेस बना रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज। तो मुझे लगता है कि ये जो 2050 से लेके 2020 का एक रेंज है, सो मुझे लगता है एक अच्छा वैल्यूएशंस पे है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा आज के डेट के हिसाब से तो डीएलएफ मेरे लिए सबसे बेटर रहेगा क्योंकि इनका मार्केट कैप प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा नहीं है। देखिए नाम के आगे तो गोदरेज लिखा है, नो डाउट ब्रांड है, लेकिन फिर भी मैं जाना चाहूंगा डीएलएफ के साथ क्योंकि जिनका बुक वैल्यू कैश पॉजिटिव सब कुछ है, मैं वहां पे जाना चाहूंगा। ठीक है सर। इस बीच अगली कंपनी लेकर के आते हैं, वो है लोढ़ा डेवलपर्स। यहाँ पर भी लोगों मिड कैप में काफी ज्यादा अट्रैक्शन जो है लोगों का रहता है, निवेशकों का खास तौर से। कई सारी खबरों में लगातार रहा है, बैंगलोर से लेके कई जगहों पे नई नई प्रॉपर्टीज को लेकर के हम इसे खबरों के खेल में शामिल करते रहे हैं। अभी जो है 3.25% की मजबूती देखने को मिल रही है। करीब 6% के आसपास का रिटर्न पिछले एक महीने में यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। आप करीब 30%। आप कैसे देख रहे हैं सर? पहले जो ये जानना चाहेंगे, नतीजे काफी अच्छे रहे थे इसके तीसरी तिमाही के। सर कौन सा स्टॉक बताया आपने? लोढ़ा डेवलपर्स, मैक्रोटेक डेवलपर्स के नाम से है ये। सामान्य तौर पर लोढ़ा डेवलपर्स के नाम से जाना जाता है। MSE ROTECH स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, 1186 के आसपास ट्रेड करता हुआ अभी मैक्रोटेक डेवलपर्स। ओके देखिए बेसिकली मैं अगर बेसिकली टेक्निकल पे बात करूंगा, अभी एक ब्रेक डाउनफॉल हुआ था, उसके बाद जो कंसोलिडेशन अभी हो रहा है, सो इसमें ना बहुत ही हाई वॉलेटाइल है। सो हाई वॉलेटाइल होने के चलते स्टॉक में क्या है, बार बार एक बार 10% 5% ऐसे मूवमेंट आ जाता है। सो अब देखेंगे कि इनका जो डेट है, डेट में भी बहुत ज्यादा हो गया, इंक्रीज हो गया, प्रोमोटर होल्डिंग भी डिक्रीज हो गया। सो प्रोमोटर ने अपना ऑलमोस्ट 10% जो स्टेक है वो डिक्रीज किया है। सो कंपनी नो डाउट अच्छा है, अभी अच्छा वैल्यूएशंस पे भी है, लेकिन मुझे लगता है कि इस जोन पे और नीचे जाना चाहिए। अभी 1200 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है, 1190 के आसपास। मुझे लगता है इस वैल्यूएशन से बेटर और कोई काउंटर पे आपको शिफ्ट होना बेटर रहेगा। सो डीएलएफ हो गया, ओवरऑल रियलिटी हो गया, ऐसे वाले काउंटर के साथ मैं जाना चाहूंगा। माइक्रोटेक डेवलपर अच्छा है नो डाउट, लेकिन इनका डेट है ज्यादा। सो डेट के चलते और जो प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुआ है और थोड़ा जो नेगेटिविटी आ रहा है इसमें, तो इसीलिए मैं थोड़ा इस काउंटर से, क्या पता इन फ्यूचर क्या आ जाए, तो इसके लिए स्टॉप लॉस भी आप मेंटेन कीजिए, हुआ है 1050 के आसपास। ठीक सर। अब जरा थोड़े से टिकट साइज जिसका कम हो उस पर बात कर लेते हैं। जैसे पूर्वांकरा लिमिटेड है, 252-53 के आसपास चल रहा है, आज 1% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोगों को थोड़ा सा छोटे टिकट साइज वाले शेयर अच्छे लगते हैं। पूर्वांकरा कैसा लग रहा है चार्ट्स पे आपको? सॉरी सर, मैं ट्रैक नहीं करता पर्टिकुलर इस काउंटर। अगर चार्ट्स देख करके कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे क्या? स्टॉक का नाम क्या बताया? पूर्वांकरा, PURVANKRA। नहीं आएंगे सर मेरे चार्ट पे। चलिए कोई बात नहीं, पूर्वांकरा आप नहीं ट्रैक करते। सनटेक रियल्टी ट्रैक करते हैं सर, 396। नो। अच्छा ठीक है। अनंत राज इंडस्ट्रीज, मैं चाहूंगा एक टिप्पणी अगर हो जाए। ANT 488 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ, आज ये भी
2.5% के आसपास की मजबूती दिखाता हुआ इंट्राडे हाई पे बिल्कुल है। 2.5% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। 485 488 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ सजेशन रहेगा आपका? सर यहाँ पे बेसिकली एक बेस ऑलरेडी बना लिया है, सो उनको जिनके पास ऑलरेडी है उनको एक फाइनल स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, वो है 420। 420 की स्टॉप लॉस के साथ आप इस पर्टिकुलर काउंटर को होल्ड कर सकते हो, क्योंकि हम अगर देखेंगे कि नियर अबाउट ऑल टाइम हाई था 980 के अराउंड, तो 980 1000 से ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा अभी नीचे आ गया है। सो आप 420 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और इस पर्टिकुलर काउंटर को होल्ड कर सकते हो। लेकिन इतना करेक्शन हो गया तो डेफिनेटली बाउंस बैक तो यहाँ पे आना चाहिए, और बाउंस बैक के चलते मुझे लगता है एक बार उनको 550 580 तक भाव भी मिलेंगे, तो जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए अभी। एक कंपनी और सर, ब्रिगेड इंटरप्राइजेज, अगर आप देख सके हमारे लिए कि वहां पर क्या इस समय, क्योंकि ये भी शेयर इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ ब्रिगेड स्टेट प्रोजेक्ट्स के नाम से है, और माफ कीजिएगा, ब्रिगेड के साथ साथ प्रेस्टीज भी मैं चाहूंगा। ब्रिगेड और प्रेस्टीज दो पे पहले अगर आप जिस पे टिप्पणी करना चाहें, फिर हम अपने अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं। अभी प्रेस्टीज स्टेट हम देख रहे हैं 1180 के आसपास चल रहा है, आज 4% ऊपर। अभी पहले किस पे टिप्पणी करना चाहेंगे सर? देखिए ब्रिगेड पे अभी जो भाव चल रहा है, मुझे लगता है एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 800 के जोन पे। 800 एंड 830 इज ए गुड वैल्यूएशंस पे आया है, और जब आया था उस टाइम पे मुझे लगता है एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, और लगातार आप वीकली चार्ट भी देखेंगे कि एक बार ना 720 से लेके 750 का जोन पे एक सबसे बड़ा सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि वो ब्रेक नहीं होगा, और अभी जो लास्ट 2018-20 से एक अच्छा मोमेंटम रहा है ये कंटिन्यू होना चाहिए, और अभी कंसोलिडेशन का टाइम है, थोड़ा 2-4 महीना कंसोलिडेशन करेगा, उसके बाद फिर से भागेगा। ठीक सर, चलिए। और प्रेस्टीज पे सर? देखिए प्रेस्टीज का भी वही है, एक लंबे टाइम के बाद अभी एक ब्रेकडाउन आता दिख रहा है चार्ट में। सो ब्रेकडाउन आया है ऑलमोस्ट 1400 के लेवल से, तो 1400 के लेवल के बाद अभी 1170 1180 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। तो मुझे लगता है फंडामेंटल लेवल पे तो बढ़िया कंपनी है, लेकिन मंथली अगर मैं देखता हूँ, मंथली एक सपोर्ट भी है, वो है ऑलमोस्ट 980 900 के जोन के आसपास। तो इस जोन से मुझे लगता है कि अभी और नीचे आने का एक पॉसिबिलिटीज है। लेकिन देखिए फंडामेंटल अच्छा कंपनी है, 50,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 800 करोड़ के आसपास प्रॉफिट भी है, तो नो डाउट फंडामेंटली अच्छा कंपनी है। इंडस्ट्री पी है, आप देखेंगे 30 के अराउंड, लेकिन स्टॉक का पी चल रहा है नियर अबाउट 87, जो कि एक फंडामेंटली ओवरबॉट है। सो इसीलिए मैं यही बोल रहा हूँ कि थोड़ा वेट कर जाइए, एक बार नीचे आएंगे तो उस टाइम पे इसको बाई करना है, एवरेज करना है, और जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। लेकिन फ्रेश बाई इस काउंटर पे इस मोमेंट पे नहीं है। नहीं है। चलिए, अब जो है फटाफट रुक करते हैं हमारे विशेष सेगमेंट जिसका नाम है ब्रोकर बोले। ब्रोकर बोले, जिसमें कि हर रोज हमारे सहयोगी, हमारे साथी हर्ष जो है कुछ एक स्टॉक्स लेकर के आते हैं, जहां पर कि अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेस, घरेलू बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की नजरें हैं, और उनकी रिपोर्ट्स जो है क्या कुछ कह रही हैं उसका एनालिसिस करते हैं, और आपके लिए वहां खरीदारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए इसके बारे में भी जानकारी आपको मिलती है। हर्ष, आज की पहली कंपनी कौन सी होगी? जी, सबसे पहले टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो ब्रोकर जो है गोल्डमैन सैक्स है, खरीदारी की सलाह दी है और 8,120 रुपए का टारगेट दिया है, यानी कि मौजूदा भाव से करीब करीब 2,500 ऊपर प्रति शेयर पे अगर ये टारगेट अचीव होते हुए दिखते हैं आगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो करीब 2,500 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से एक बड़ा भाव आता हुआ निवेशकों की 2,500? 2,500 मतलब कि अभी जो लेवल्स हैं उससे ऊपर 2,500? 2,500 ऊपर, जी जी, प्रति शेयर के हिसाब से। तो अब इन्होंने क्या कहा है तो वो हम लोग बताते हैं। देखिए इनका साफ तौर पे कहना है कि जो अभी क्वार्टर 4 में नए जो स्टोर्स हैं एडिशन किए गए, वो एक सरप्राइजिंगली पॉजिटिव मूव है। उन्होंने इसको काफी अच्छा माना है कि हमें उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा जो स्टोर्स हैं वो एडिशन होते हुए देखे। ज़ूडियो की बात इन्होंने यहाँ पर की है। अब ज़ूडियो में इन्होंने क्या कहा है, ज़ूडियो इनका साफ तौर पर ब्रोकरेज का कहना है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी पोटेंशियल ज़ूडियो में दिख रहा है। जिस तरीके से युवाओं में लगातार क्रेज देखने को मिल रहा है फैशन को लेकर, तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। साथ ही एडिशनल स्टोर से और मजबूती देखने को मिलेगी कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में, और जो स्टोर्स हैं उनको बढ़ाने जा रही है। इससे स्टॉक पर भी सीधा असर देखने को मिलेगा। साथ ही वैल्यू सेगमेंट में मार्केट शेयर बढ़ता चला जा रहा है, और ब्रोकरेज का ये भी मानना है कि भारत में जो तमाम तरह के कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उनके अगर यहाँ पे कंपैरिजन किया जाए तो अर्निंग जो है यहाँ पर साफ तौर पे जो अर्निंग ग्रोथ है वो यहाँ पर ही ज़ूडियो की बात करें तो मजबूत ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पे मजबूती देखने को मिल रही है।
चलिए, तो बिल्कुल ट्रेंड पे जो है सर बजट के बाद से ही काफी चर्चाएं थी इस बात को लेकर के, कंजम्पशन स्टोरी चलेगी, उसमें ट्रेंड का भी नाम शामिल हो रहा था, जो तमाम लिस्ट आई थी अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस से। अभी ट्रेंड कैसा लग रहा है सर आपको? देखिए लास्ट 5 साल से ऑलमोस्ट 56% सीएजीआर के साथ ग्रोथ हुआ है और डिविडेंड पे आउट भी बहुत ही हेल्दी है 27% के अराउंड। और कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखेंगे कि लास्ट 10 साल में ऑलमोस्ट अप्रोक्स 20% के अराउंड रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और सबसे बड़ी बात सर यहाँ पे ये है कि डेट फ्री कंपनी है, ज्यादा लोन नहीं है कंपनी के पास। लेकिन इसमें एक चीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है लास्ट सर 1-1.5 सालों में ना, और 1.5-2 साल में ऑलमोस्ट 500% रिटर्न कंपनी ने दे दिया है। तो 5,000%, सॉरी 500%, तो 500% जो रिटर्न दिया है, और इसीलिए सर ऊपर से अभी स्टॉक नीचे आया है क्योंकि ओवर वैल्यूएशन था। सो ओवर वैल्यूएशन के बाद जो अभी नीचे आया है, मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं हूं कि ये बेस बन चुका है, बेस बनने के बाद ऊपर आ रहा है, ये थोड़ा डाउट है मुझे। तो इसीलिए एक जो स्टॉप लॉस रहेगा ना मेरा लंबे लॉन्ग टर्म वाला, वो रहेगा 4,650। 4,650 मेरा लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस रहेगा। अभी बेस बन चुका है, अपसाइड ही आ रहा है। तो डेली, वीकली, मंथली तीनों कैंडल पे सही लग रहा है। मुझे लगता है कि ये जो मोमेंटम अभी रनिंग है, फॉलो अप बाइंग जो आ रहा है, पहला टारगेट होना चाहिए कि 5,800। सेकेंड टारगेट अगर 5,800 के ऊपर 2 हफ्ता भी सस्टेन करता है पर्टिकुलर डिस्काउंटर, तो मुझे लगता है फिर से एक बार आपको ऑल टाइम जो हाई है, ऑल टाइम हाई आते दिखेंगे कि 8,330 के 230 के आसपास जो एक ऑल टाइम हाई था वहां पे आते दिखेंगे। लेकिन जो मैंने बताया लास्ट 1.5 सालों में जो 500% के आसपास रिटर्न आया है, तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी 1.5 साल में इतना चल गया कि अभी चलेगा कि नहीं। तो इसीलिए नीचे भी आया है, बाउंस बैक आ रहा है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म वाला स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ठीक सर, ये बात ट्रेंड को लेकर करके आती हुई अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, क्या है अगली कंपनी? बिल्कुल सोलर पीवी पर फोकस करते हुए देखने को मिला है। बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई है, वारी एनर्जीज पर और प्रीमियम एनर्जीज के ऊपर अंडरवेट कॉल कर दिए हैं, यहाँ पर टारगेट्स घटा दिए हैं। अभी अगर हम लोग वारी एनर्जीज की बात करें यहाँ पर, तो जो टारगेट है 1902 का दिया है, जबकि जो स्टॉक है 2300 पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहाँ पे भी कटौती देखने को मिल रही है। और यहाँ पर अगर प्रीमियम एनर्जी की बात करें तो जो टारगेट है 653 के, माफ कीजिएगा 693 का जो टारगेट यहाँ पर दिया, और अभी जो स्टॉक है 890 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो दोनों जो है आप देख सकते हैं टारगेट काफी घटा दिए गए हैं। अब क्यों घटाए? देखिए सबसे पहले उन्होंने कहा है अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर, जो जितनी रिटर्न देते हुए स्टॉक दिखे थे वो नॉर्मल नहीं है, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो वो नॉर्मलिटी इसमें नहीं देखने को मिली है। वैल्यूएशन काफी ज्यादा हाई है। उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर बिजनेस है, अर्निंग्स है, ग्रोथ है, वो जिस स्टॉक जो जिस मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है वो आपस में मैच नहीं करते, गिरावट और देखने को मिल सकती है। और साथ ही लगातार जिस तरीके से मार्केट नए नए जो कंपनियां एंट्री कर रही हैं उससे चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन उन्होंने कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी गिनवाए हैं। उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है यहाँ पर बर्नस्टीन ने कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरफ से यहाँ पे की गई, दोनों कंपनी की तरफ से की गई है, और जो एनर्जी ट्रांजिशन फेज है उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की गई है, बैटरीज पर ज्यादा फोकस किया गया है, और आने वाले क्वार्टर में इसका असर आपको पॉजिटिव मूव में देखने को मिल सकता है। ठीक। सर, वारी एनर्जी, प्रीमियम एनर्जी पे आपकी कोई टिप्पणी सर? देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पे ना आईपीओ बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे हुआ था, तो उसके बाद ही लगातार नीचे आ गया है। तो अभी इसमें फ्रेश बाय नहीं करना है। और 2590 इसके ऊपर जैसे 2 हफ्ता सस्टेन करेंगे उसके बाद जाके मैं बाय करूंगा। अभी इसमें कुछ नहीं करना। मुझे लगता है कि और भी डाउन साइड पोटेंशियल है, और नहीं चल रहा है मार्केट इतना ऊपर आया है, सो फिर भी ऊपर नहीं आया क्योंकि बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे मुझे फंडामेंटल लेवल पे और टेक्निकल लेवल पे लग रहा है। सो 2590 इज माई फाइनल लेवल। उसके ऊपर वीकली बेसिस पे 1 हफ्ता सस्टेनेबल चाहिए मुझे, उसके बाद जाके मैं इसमें पॉजिटिव व्यू रख सकता हूँ, लेकिन फिलहाल अभी नो बाइंग। नो बाइंग की सलाह यहाँ पर वारी पे। तीसरी कंपनी हर्ष? जी, तो अगली जो कंपनी है यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, डिफेंस सेक्टर से जुड़ी सरकारी कंपनी है। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, यहाँ पर भी देखिए अंडरवेट की यहाँ पर सलाह दी जा रही है, और 364 का टारगेट दिया जा रहा है, जबकि जो स्टॉक है करीब करीब 276 के आसपास ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। अब इन्होंने कुछ आंकड़े पेश करे हैं पूरी रिपोर्ट में, जो उन्होंने उसके हिसाब से टारगेट दिए, यहाँ पे अंडरवेट की सलाह दी है। सबसे पहले इनका कहना है कि जो वित्त वर्ष 2025 में स्टैंड अलोन रेवेन्यू है 23,000 करोड़ तक पहुंचा है, लेकिन इसमें जो अगर साल दर साल के हिसाब से देखें तो 16% का जंप है। इन्होंने कहा ये ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक्सपोर्ट रेवेन्यू का भी डाटा दिया,
14% का YoY जंप यहाँ देखने को मिला। लेकिन इन्होंने जो कहा कि FY25 के अगर आप चौथे क्वार्टर पे जाएँ, तो जो एस्टिमेट थे रेवेन्यू के, वो करीब 5% थे, वहाँ से घटते हुए 3% पे आ गया। तो यहाँ की रेवेन्यू जो है चौथे क्वार्टर का वो घटा है। उसके बाद ऑर्डर इनफ्लो की बात करी इन्होंने FY25 के लिए, तो वो 18,000 करोड़ के 18,700 करोड़ के आसपास है। इसमें 47% की गिरावट है, जबकि जो टारगेट थे वो 25,000 करोड़ के आसपास थे, तो वो 18,700 करोड़ के आसपास पहुंचे, तो 47% यहाँ पे डाउन साइड है देखने को मिल रहा है। ऑर्डर बुक की बात करें FY25 की, तो यहाँ पर भी 6% की गिरावट है और एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक भी 12% गिर गई है। तो यहाँ पर आप देखिए कि रेवेन्यू के मोर्चे पे जो स्थिति है, ऑर्डर बुक के मोर्चे पे स्थिति है, तो वो थोड़ा डाउन साइड देखने को मिल रहा है। इसलिए इन्होंने टारगेट जो है बेसिकली जो अंडरवेट का सलाह दी जा रही है। अंडरवेट की रेटिंग जरूर दी है, लेकिन भाई अभी करंट प्राइस से देखें तो मतलब 80-90 रुपए ऊपर के टारगेट हैं, तो मतलब अभी भी अपॉर्चुनिटीज हैं जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर हैं उनके लिए। सर इसमें बातचीत तो हो गई है, एक बार फिर से लेवल्स दोहरा देंगे BEL पे आप? देखिए, मैं इसमें बहुत ही पॉजिटिव हूँ और मुझे लगता है कि इतना ऑर्डर्स मिलना और फंडामेंटल भी स्ट्रांग है, क्योंकि लास्ट 1.5-2 सालों से बहुत चल गया था और मार्केट को भी करेक्शन चाहिए था, तो इसलिए नीचे आया है, सिंपल। तो अभी 280 का अराउंड ट्रेडिंग हो रहा है। मुझे लगता है कि 340 टारगेट होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट, और 340 के ऊपर अगर एक वीकली बेसिस पे क्लोजिंग आएगा, उसके बाद मैं फिर भी और पॉजिटिव हूँ, 370 और 400 तक भी आ सकता है। तो मैं इसमें बहुत ही हाइपर बुलिश हूँ एंड मुझे लगता है जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए, पोटेंशियल्स बहुत है। लेकिन आपको एक स्टॉप लॉस भी ध्यान रखना है कि आपका स्टॉप लॉस अभी जो होना चाहिए एज पर द करंट मार्केट प्राइस, वो है 220 इज योर करंट स्टॉप लॉस होना चाहिए। जिनके पास लास्ट 1.5 से 2 साल आप होल्ड कर रहे हो, जिन्होंने बोला मैं 140 पे बाय किया, 200 पे बाय किया, सबके स्टॉप लॉस, फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए 220। तो 220 इज योर फाइनल स्टॉप लॉस, आप होल्ड कीजिए। कमिंग फ्यूचर मुझे बहुत ही ब्राइट लग रहा है। कमिंग फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट लग रहा है। फ्रेश भाई है सर यहाँ पर? सर फ्रेश बाइंग 280 पे नहीं, मैंने अभी जो आपको आधा घंटा पहले बताया था 255 250 255 आएगा। हाईली पॉसिबिलिटी से 2-4 दिन 5 दिन मार्केट करेक्शन रहेंगे, आ जाएंगे, ठीक। तब जाके इन्वेस्टर अच्छा वैल्यूएशन उनको मिलेगा, तो उस टाइम पे लेना है। ठीक है, जिनके पास है होल्ड करें, जिनके पास नहीं है 250 का वेट करें। हर्ष, आखिरी कंपनी? आखिरी कंपनी है टाटा ग्रुप की, टाटा कंज्यूमर की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी है, 1200 रुपए का टारगेट दिया है, मौजूदा भाव से करीब करीब 20% 21% का अपसाइड इनको यहाँ पे दिख रहा है। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वर्स्ट इज बिहाइंड, जो बुरी दिक्कतें हैं वो अब पीछे छूट चुकी है और शायद इसी वजह से स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को भी मिली है। अब इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर ट्रिगर किए हैं। इनका ये कहना है कि वित्त वर्ष 2025 से लेकर 27 के बीच अर्निंग पर शेयर जो है उसमें एक मजबूत ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो चाय सेगमेंट या टी सेगमेंट था उसमें एक जो मार्जिन में कमजोरी देखने को मिल रही थी, अब कंपनी ने जो प्राइसेस हैं उसको इंक्रीज कर दिया, तो उसका फायदा वहां होता हुआ दिखेगा। साथ ही मजबूत इनोवेशन पे फोकस किया जा रहा है और जो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर एक्सपेंशन किया जा रहा है, तो वो एक अच्छी चीज है, वहां पर वो फायदा होता हुआ दिखेगा। कर्ज जो है लगातार घटता चला जा रहा है यहाँ पे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कंपटीशन जो बढ़ रहा है, ये एक चीज जरूर कह टकी, हालांकि जो टारगेट से 21% की अपसाइड दिखा रहे हैं। ठीक सर, चलिए, तो यहाँ पर जो है टाटा कंज्यूमर को लेकर के बुलिश रवैया अपनाया है गोल्डमैन सैक्स ने। आपका क्या रवैया है प्रदीप जी? सर 1080 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, अगर 1080 के ऊपर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है ये डेफिनेटली जो 1200 टारगेट आ रहा है वो पॉसिबल है। और मेरा टारगेट थोड़ा उससे ज्यादा है, क्योंकि 1241 ये मेरा टारगेट है, पहला टारगेट। अगर 1240 के ऊपर सस्टेन करता है तो उसके ऊपर ऑल एकदम लाइफ टाइम न्यू हाई आपको आते हुए दिखेंगे। और देखिए चार्ट में एकदम क्लियर डबल टॉप के ऊपर एक ब्रेकआउट बस आ ही रहा है, तो डबल टॉप ब्रेकआउट अभी कंफर्म नहीं हुआ है वीकली बेसिस पे। डेली बेसिस पे एक अच्छा रैली आ रहा है चार्ट में। तो मुझे लगता है जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए, और जो फ्रेश बाई आप करना चाहते हो आप फ्रेश बाई भी कर सकते हो। और जो लोअर टाइम फ्रेम है इसमें मॉर्निंग स्टार पैटर्न के साथ आप मोमेंटम आया, जो अभी एक मोरोबुजू बनाया कैंडल पे, ये मोरोबुजू बहुत ही स्ट्रांग है, तो अभी एक वेट करना चाहिए 1080। इसके ऊपर जैसे ही सस्टेन करने लगेगा आपको मिनिमम 4 महीना और मैक्सिमम आपको 8 महीना, 4 से 8 महीना इस बीच आपको दिखेंगे कि 1241 का प्राइस, और 1241 प्राइस जैसे ही आपको क्रॉस करते हुए दिखेंगे ऑल टाइम हाई आपको दिखेंगे। टाटा कंज्यूमर बेसिक नीड है, जनता का नीड है, तो ये बहुत ही फंडामेंटल टेक्निकल और ये क्या है ना सर डेली यूज करने वाला स्टॉक है, तो ये कभी खत्म नहीं होने वाला। सो जिनके पास है उनको होल्ड करना है। फ्रेश बाय भी आप चाहो तो कर सकते हो 1080 के ऊपर।
ठीक है, चलिए हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम कंपनीज के बारे में बातचीत करने के लिए, तमाम डेटा लेकर के आने के लिए। इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त। प्रदीप सर, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? सर जो भी स्टॉक्स में ड्यूरिंग द सेशन हमने बात किया है, कोई भी स्टॉक में मेरा पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है, हमारे कंपनी में और जो एनालिस्ट है किसी के पास भी नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बिफोर इन्वेस्टमेंट एनीथिंग प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा पे जुड़ने के लिए।